हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज जिसमें हम कर रहे थे क्लास 6 टू क्लास 12 के एनसीईआरटीज। इस सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी एंड टुडेज वी विल लर्न अबाउट चैप्टर नंबर 8। जो क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है वो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज अ शर्ट इन द मार्केट। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास किस तरह की मार्केट है। हमने जाना था कि वीकली मार्केट्स होती हैं जो सप्ताह में एक बार लगती हैं, साप्ताहिक मार्केट। साथ ही नेबरहुड मार्केट हैं जो आपके पड़ोस में दुकानें मिलती हैं, जैसे ग्रोसरी की शॉप होगी जो परमानेंट है, या फिर जो स्टॉल्स लगाते हैं वेजिटेबल या फ्रूट्स के स्टॉल्स हो गए। साथ ही होते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, जहाँ पे हर प्रोडक्ट बहुत हाई प्राइस पे मिलता है। और जो फोर्थ कैटेगरी है मार्केट की, दैट इज़ वेरी प्रेवलेंट नाउ एट डेज, दैट इज ई मार्केट, जो कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फिर हमने जाना था कि किस तरह से एक प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है, क्या उसकी पूरी चेन रहती है। एंड लास्ट में जो हमने टॉपिक अंडरस्टैंड किया था, दैट इज मार्केट एंड इक्वालिटी। क्या हर एक ट्रेडर को, क्या प्रोड्यूसर, ट्रेडर, जहाँ पे हमने बात होलसेलर्स की भी की थी, रिटेलर्स की भी की थी, क्या सबको एक जैसा बेनिफिट मिलता है? क्या मार्केट सबके लिए बराबर है? उसी को कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से एक प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है, जो उसको बनाता है, उसे उसका प्रॉफिट, उसका मार्जिन, उसका फ़ायदा बहुत ही कम मिलता है, और किस तरह से ये पूरा चेन काम करता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सी केस स्टडीज़ के रूप में इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है किस तरह से पूरा जो प्रोसेस है वो काम करता है। तो शर्ट की एग्जांपल ली गई है। तो शर्ट, एक शर्ट दैट इज मेड अप ऑफ कॉटन, ठीक है, एक कॉटन की शर्ट है। उसे बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल विल बी कॉटन, है ना। आपको चाहिए सबसे पहले कॉटन। अब कॉटन तो फार्मर उगाएंगे। आपको कॉटन उगाने के लिए यू नीड टू हैव अ लैंड, आपके पास जमीन होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप एक अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं जहाँ पे आप कॉटन के शर्ट्स बेचना चाहते हैं, तो पहले आप ज़मीन खरीदेंगे, उसमें कॉटन को उगाएंगे, फिर उसमें से वीविंग करेंगे एंड देन यू विल सेल द शर्ट। ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, सो कॉटन शर्ट के लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए कॉटन, जो प्रोड्यूस करेगा फार्मर। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है आंध्र प्रदेश के करनौल जिले की। वहां पे एक फार्मर है जो कि कॉटन की जो फसल है उसे उगाते हैं। ठीक है, अब कॉटन की फसल, अब क्योंकि इसमें कॉटन का जिक्र हुआ है, कॉटन के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा हम कॉटन के बारे में भी अपना जनरल अवेयरनेस को बढ़ा लेते हैं कि हमारे देश में कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है, किन स्टेट्स में उगाई जाती है। जिन्हें पता है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड दीज आर गुजरात, महाराष्ट्र, then it is Andhra Pradesh and MP. So all these states are the leading producer of cotton in our country. ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ आई थिंक तेलंगाना इज ऑल्सो देयर। तो इन सभी स्टेट्स में कॉटन को बहुत ह्यूज क्वांटिटी में उगाया जाता है। और कॉटन को उगाने के लिए ना एक हाई टेम्परेचर, जनरली हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड जो फ्रॉस्ट फ्री हो, यानी कि धुंध या कोहरा ना पड़ता हो, उससे फ्री। ठीक है, तो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है दैट इज नीडेड। ठीक है, एक हाई टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द, जब ये जो कॉटन है वो पकने लगती है तब उसे अराउंड 20 to 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एंड अबाउट 100 mm की बारिश चाहिए। ठीक है, धूप वाला एरिया होना चाहिए, साफ क्लियर स्काई होनी चाहिए, तब ये जो है इसके जो रेशे हैं, जो इसके आप कहे फाइबर्स हैं, वो बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट सम जनरल अवेयरनेस अबाउट कॉटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई है वो है करनौल जिले की, आंध्र प्रदेश की, जहां पर एक फार्मर जो है वो कपास को उगाता है, कॉटन को उगाता है। अब कॉटन को उगाने के लिए उसे रॉ मटेरियल, उसको कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अच्छे सीड्स होने चाहिए, फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, उसे इरिगेशन की भी ज़रूरत है, पानी की सप्लाई ना, उन सब के लिए भी ज़रूरत है। तो उसके लिए वो फार्मर जो है वो कुछ लोन लेता है।
ठीक है। फार्मर लेता है लोन वहां के लोकल मर्चेंट से, या आप बोलो कि लोकल व्यापारी है या ट्रेडर है या जमींदार है, जो भी है वहां पे लोकल, जिससे उसको इजीली लोन मिल सकता है, वो वहां से उनसे लोन लेता है। अब लोन के बदले में जो भी पर्सन उसे लोन देता है, मर्चेंट हो गया या फॉर एग्जांपल आप लैंडलॉर्ड लेते हैं, जमींदार ले लेते हैं जो उसके आसपास फैलता है, वो उससे जाके लोन लेता है। यहाँ पे आई थिंक लेडी फार्मर का एग्जांपल दिया गया, स्वप्ना, यस। तो वो फीमेल स्वप्ना जाके अपने पड़ोस में आसपास में जो जमींदार है उनसे लोन लेती है ताकि उसे सीड्स ले सके, फर्टिलाइजर ले सके और कॉटन को उगा सके। अब उस लोन के बदले में वो जमींदार उससे ये आप एक तरह से कहे कंफर्मेशन ले लेता है कि जितना भी कॉटन आप उगाएंगी वो कॉटन आप मुझे ही बेचेंगी, आप उसे मार्केट में नहीं बेच सकती, और जितने प्राइस पे मैं खरीदूंगा आप उसी प्राइस में देंगी। उस वक्त तो वो ये कहता है कि चलो जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा मैं उतना प्राइस ही आपको दूंगा, बट लेटर ऑन हम देखते हैं कि क्या होता है कि जब फसल पक जाती है, वो जाती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे लिया है कि उसने 2500 का लोन लिया है ना, 2500 का लोन लिया उसने। तो जब कपास उसके पास पक गई, जब उसकी फसल तैयार हो गई, वो वापस जाती है उसी ट्रेडर के पास बेचने के लिए, क्योंकि वो कहीं और के पास नहीं जा सकती, जमींदार से जो है उसने लोन ले रखा है। ओके, तो वहां जाके उसकी जो इस बार प्रोडक्शन होती है वो बहुत अच्छी होती है, और वो उस पर्सन के पास जाके जब बेचती है तो वो पर्सन उसे प्राइस देता है 1 क्विंटल का 1500 पर क्विंटल। ठीक है, तो जो कंप्लीट उसका अमाउंट हुआ वो दैट वाज 6000। ठीक है, ट्रेडर उससे 3000 वापस ले लेता है, जिसमें से 2500 जो उसने लोन लिया होता है और 500 इंटरेस्ट, और 3000 उसे वापस देता है। जबकि उसे पता है कि मार्केट में जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो कॉटन मार्केट में बिक रहा है वो अराउंड 1800 पर क्विंटल का है, स्टिल उसे इसी प्राइस पे मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आसपास उसे जब भी कभी इन फ्यूचर में, सपोज अब 3000 से तो कितना ही दिन चलेगा उसका, 2 या 3 महीने खींच, 2-3 महीने भी नहीं प्रॉपर्ली निकल पाएंगे, तो इन फ्यूचर उसे जब भी उधार की जरूरत पड़ेगी, अगर कोई बीमारी हो जाती है या किसी और चीज पे उसको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ जाएगी? वो अपने आसपास के जमींदार के पास ही जाएगी। ठीक है, और जनरली इट हैज ऑल्सो बीन सीन कि ये जो जमींदार होते हैं दीज आर वेरी पावरफुल पर्संस, और उनके साथ वो किसी भी तरह से आप कहें कंफ्लिक्ट में नहीं फंसना चाहते, तो वो फाइनली एक लो प्राइस पे उन्हें बेचने के लिए मजबूर हो जाती है, बाउंड हो जाती है। ठीक है, सो जो प्रोड्यूसर, जो बेसिक रॉ मटेरियल है शर्ट का, जिसने उसे उगाया इतनी मेहनत करके, सबसे ज्यादा मेहनत तो इसी चीज में लगी, ठीक है, आगे भी लगेगी व्हेन यू वेव इट, बट यहां पे जो मेहनत लगी उसका उसे एक्चुअल जो उसे आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। फाइन, सो दैट वाज कि वहां तक हुआ फार्मर की बात। अब यहां पे बात की गई है एक और मार्केट की, दैट इज ऑफ तमिलनाडु, जहां पे पाए जाते हैं जो कपड़े को बुनते हैं। कॉटन से जब धागे निकाल दिए जाते हैं, अब उन धागों से क्लोथ को बनाना है, क्लोथ को बुनना है। ठीक है, पहले तो आया कॉटन। कॉटन एक बॉल्स की तरह से उगते हैं, क्रॉप जो उसकी उगती है ना, उसके अंदर सीड्स भी होते हैं, बीज भी होते हैं, और वो बॉल की तरह उगते हैं। पहले उन सीड्स को अलग किया जाता है, जो कॉटन के बॉल्स होते हैं उन्हें दिया जाता है आगे जाके मर्चेंट्स को, फिर वो आगे जाके वेवर्स को बेचते हैं। तो उन बॉल से ना फाइबर्स निकाल के उसे बुना जाता है कपड़े में, फिर वो टेलर्स के पास जाता है और उस कपड़े की शर्ट बनती है, एंड देन इट गोज टू द डिफरेंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जहां से वो शर्ट बिकती है। ठीक है, सो अब ये आ गया है सेकंड मार्केट जहां पे वेवर्स काम कर रहे हैं। अब कपड़े को बुनना इज ऑल्सो अ वेरी टीडियस जॉब, क्योंकि उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, और जनरली पूरी फैमिली कम से कम 16 से 20 घंटे इस काम को करती है, क्योंकि एक एक धागे से कपड़े को बनाना इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो तमिलनाडु के एक मार्केट का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। वहां पे जितने भी वेवर्स पाए जाते हैं, जनरली एक पूरा गांव है जहां पे सब लोग यही काम करते हैं, वेवर्स का काम करते हैं। तो वो अपने पास वाले मार्केट से जाके, या अपने पास वाले मार्केट में जो मर्चेंट है, जो व्यापारी है, उससे वो जाकर जितना भी वीविंग का सामान है वो ले आते हैं, रॉ मटेरियल ले आते हैं। अब वो सामान उसे बेचते भी उसी को जाके हैं। अब क्यों वो एक ही जगह से रॉ मटेरियल ले रहे हैं या उसी को दे रहे हैं? क्योंकि उसका बेनिफिट ये है कि उन्हें जगह जगह जाके रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फार्मर्स के पास अप्रोच करके या अलग अलग जगह पे जाएंगे तो उनका टाइम वेस्ट होता है, और साथ में फिर जो कपड़ा उन्होंने बनाया उस कपड़े को बेचने के लिए उनको घूमना पड़ेगा।
तो इस सभी प्रॉब्लम्स को, इस सभी डिफिकल्टीज को अवॉइड करने के लिए, कि ताकि वो अपना पूरा का पूरा टाइम कपड़े को बुनने में लगा सके, वो एक मर्चेंट से सौदा कर लेते हैं कि आपसे ही हम सारा रॉ मटेरियल खरीदेंगे और आपको हम कपड़ा बनाकर देंगे। और जल्दी मर्चेंट जो होते हैं उनको बहुत कम पैसे देते हैं, क्योंकि वो बाउंड हैं, उनके पास जल्दी, आप इसकी नॉलेज की कम अवेयरनेस की बात कर लीजिए, या फिर अपनी हकों का उनको अवेयरनेस नहीं है, राइट्स के बारे में नहीं पता है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह से वो इस जो विशियस सर्कल है उसमें फंसे रहते हैं और वहीं से खरीदते हैं मर्चेंट से रॉ मटेरियल, उन्हीं को क्लोथ का ऑर्डर, क्लोथ जो है उनको वापस देते हैं। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए दैट इज कॉल्ड द पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है, पुटिंग आउट सिस्टम को स्टार्ट किया गया इसी चीज के लिए। वो क्या है कि कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट में से किस राइट के अंडर हमारा एक मौलिक अधिकार कोऑपरेटिव को बनाना भी है। ये इंक्लूड किया गया है हमारे फंडामेंटल राइट में, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सो कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं? कोऑपरेटिव वो संस्था होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे एक ही बैकग्राउंड से लोग, जिनका सिमिलर बैकग्राउंड होता है, वो लोग मिलते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं, वो आपस में आकर मिलजुल के पैसा इन्वेस्ट करके एक ही साथ पे लोन उठाते हैं और अब एक दूसरे के प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए काम करते हैं। ठीक है, सपोज 10-15 लोग हैं जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, वो साथ में मिलेंगे, जो थोड़ा थोड़ा उनका पैसा होगा उस पैसा को मिलाकर वो रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, फिर वो मिलकर कपड़े को बुनेंगे और वो अपने ही बिहाफ पर, उन्हीं में से 1% जाके उस कपड़े को सबके बिहाफ पे बेचेगा एट अ रीजनेबल कॉस्ट, एक अच्छे प्राइस पे, जो इन सबके लिए बेनिफिट हो। सो दैट इज कोऑपरेटिव, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो उन लोगों से बनती है जो सबके विकास के लिए काम करते हैं और जिनका बैकग्राउंड जो है सेम है, काम जो वो कर रहे हैं वो सेम है। तो इसी तरह से पुटिंग आउट सिस्टम होता है कि वेवर्स मिलकर अपनी एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं और फिर वो पैसा इन्वेस्ट करके रॉ मटेरियल खरीदते हैं और कपड़ा बनाकर डिफरेंट मर्चेंट्स को, जो अच्छा उनको प्राइस देगा, ठीक है, जो उनको प्राइस सही देगा, जो उन्हें रीजनेबल लगेगा, उसको जाके बेचते हैं। सो कोऑपरेटिव सिस्टम इस तरह से एग्जिस्टेंस में आया और गवर्नमेंट भी इसको बहुत सपोर्ट करती है, कोऑपरेटिव्स को, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत स्कीम्स निकाली हैं। जैसे तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ही स्कीम थी कि जितने भी स्कूल्स की यूनिफॉर्म्स हैं या जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स की यूनिफॉर्म्स हैं वो उन्हीं कोऑपरेटिव से ही परचेज करते थे। ठीक है, तो जो वुमेन्स की कोऑपरेटिव्स हों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी सॉर्ट ऑफ आते हैं, तो उन्हीं से खरीदते थे। तो गवर्नमेंट ने भी इनको बहुत ज्यादा पुश किया ताकि जो है ये जो लोअर, आप कहे सप्लाई चेन के लोअर लेवल पे जो लोग पाए जाते हैं, उन्हें भी उतना ही बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ओके, सो दिस इज अबाउट वेवर्स कोऑपरेटिव। ठीक है, जो कपड़ा बुनते हैं उनकी कोऑपरेटिव के बारे में बताया गया, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सो कोऑपरेटिव सिस्टम हो गया, उसी को पुटिंग आउट सिस्टम को ही ओवरकम करने के लिए कोऑपरेटिव्स को बनाया गया। पुटिंग आउट सिस्टम क्या था, जिसमें मैंने आपको बताया जो पहला व्यवस्था चलती है कि वेवर्स जो है रॉ मटेरियल मर्चेंट से लेते हैं, व्यापारी से रॉ मटेरियल लेते हैं और उसी को कपड़ा बना के बेचते हैं। तो उनका उसमें अपना कोई मर्जी नहीं चलती, अपना प्राइस नहीं चलता कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है तो आप मुझे इतना प्राइस दो। सारी जो मर्जी है दैट इज अबाउट व्यापारी, वो अपनी मर्जी से रॉ मटेरियल देता है उनको और अपनी मर्जी से ही प्राइस देता है। तो वेवर्स को बहुत कम बेनिफिट हो पाता है, बुनकर्स को। तो इसी पुटिंग आउट सिस्टम से निकलने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया कोऑपरेटिव, जहां पे वो अपने पैसे इन्वेस्ट करके रॉ मटेरियल खरीदेंगे और डिफरेंट मर्चेंट्स को अप्रोच करेंगे और जहां उनको सही प्राइस मिलेगा वहीं जाके अपना कपड़ा बेचेंगे। ठीक है, ओके, सो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री इन दिल्ली, जहां यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी है कि जैसा मैंने आपको शॉपिंग मॉल्स के कंटेक्स्ट में भी बताया था कि मटेरियल सेम रहता है, कॉटन की शर्ट है, मटेरियल सेम है, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है राइस हो जाती है। अब जो कपड़ा इंडिया में बनता है, जो कॉटन इंडिया में बनता है, वेवर्स होते हैं, जो फॉरेन की कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी यूएस वगैरह की, वो यहाँ पर इनको टारगेट देती हैं कि आपको, हमें क्वालिटी का भी टारगेट देते हैं कि ये क्वालिटी हमें चाहिए, यू हैव टू प्रोवाइड अ सच टाइप ऑफ क्वालिटी, इतने फाइबर्स का कपड़ा बनना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए, है ना, इतना ब्रीदेबल होना चाहिए। तो वो पूरा क्वालिटी उनको बताते हैं
किनको? मर्चेंट्स को, व्यापारियों को। व्यापारी इंटर्न ये सब वेवर्स को बताते हैं जो कपड़े को बुन रहे हैं, ठीक है, कि इस तरह से बनाने, इतने रेशे से इतना कपड़ा बनना चाहिए। और वो बनकर जो वेवर्स को कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं मिलता, मर्चेंट वो बेचते हैं यूएस को। यूएस भी फॉरेन कंपनीज को, नॉट ओनली यूएस, फॉरेन बिजनेसमैन को। और बिजनेसमैन जो फॉरेन के हैं, जो दूसरी कंट्रीज के हैं, वो खरीदने से पहले ही प्राइस को सेट कर लेते हैं कि आपको ये क्वालिटी प्रोवाइड हमें करनी है इतने प्राइस पे। एंड देन वही प्रोडक्ट टैग के साथ, ब्रांडिंग के साथ हमारी ही मार्केट में हमें ही बेचा जाता है। दैट इज द सिनेरियो ऑफ दिस, आप ग्लोबलाइजेशन कह लें या प्राइवेटाइजेशन कह लें या जो भी कह लें, कि पूरे वर्ल्ड का जो है आप ही की बनाई हुई चीज आप ही को बेची जाती है एट अ हाई प्राइस, राइट, विद अ स्टैम्प ऑफ अ ब्रांड। ठीक है, तो एज अ अवेयर कंज्यूमर हमें फैसला करना है कि हमें क्या कंज्यूम करना है, क्या खरीदना है और कैसे। इसीलिए अब आपने देखा होगा कि स्वदेशी की या फिर जो हमारे देश में चीज़ें बन रही हैं, उन चीज़ों का यूज़ करने पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा उसकी तरफ अवेयर किया जा रहा है लोगों को, ताकि एक्चुअल जो जिनका आप कहें ना एफर्ट लगा है, जिनकी मेहनत लगी है, उन्हें भी बेनिफिट हो पाए। ठीक है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मेन मकसद क्या है कि हर चीज़ इंडिया में जो बनती है उसका ही हम इस्तेमाल करें। हमारा देश पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गया, ठीक है, इट हैज़ क्रॉस्ड चाइना, बाईपास द चाइना। तो कंजप्शन के मामले में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है कि कंजप्शन भी मैक्सिमम हो सकती है यहाँ पर, है हमारी, और हमारी इकोनॉमी भी कंजप्शन बेस्ड ही है। सो अगर कंजप्शन है ही इतनी ज़्यादा, तो वाई नॉट यूज द प्रोडक्ट विच आर लोकल, विच आर मेक इन इंडिया, और उन्हीं से जिनका उन्हीं से खरीदा जाए जिनकी सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले अपने एफर्ट का। ठीक है, ओके, सो दैट इज अबाउट फॉरेन कंपनीज। तो इस तरह से एक शर्ट, जो कि यहाँ पे एक शर्ट की पिक्चर से ये उन्होंने किया है पूरा, कि किस तरह से आप एक ब्रांडेड शर्ट जो खरीदते हैं उसका प्राइस किस तरह से हाई होता है। वो एक ब्रांडेड कंपनी उस शर्ट को खरीदती है 300 रुपए में। टेक एन एग्जाम्पल, इट इज परचेज्ड एट अ प्राइस ऑफ 300 रुपीज, क्योंकि कॉटन की है, वेविंग की, हमने देख लिया किस तरह से कपास उगा रहे हैं, 1800 क्विंटल का बिक रहा है, लेकिन फार्मर को सिर्फ 1500 क्विंटल पे मिल रहा है। ठीक है, फिर वेवर्स को भी वो इतनी मेहनत करके कपड़ा बना रहे हैं, उसको भी मिनिमम प्राइस मिलता है। तो 300 रुपए में वो हमारी मार्केट से शर्ट को खरीदते हैं, फिर उसको स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोरेज के 200 रुपए उस पर ऐड हो गए, टोटल हो गए 500 रुपए। देन वो उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, ब्रांडिंग, डिफरेंट ब्रांड्स का नाम देके अब उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, लोगों में उसको फैलाना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। 400 रुपए एडवर्टीजमेंट के एड ऑन हो गए, 500 प्लस 400 इज 900, और प्रॉफिट मार्जिन अपना अलग से रख दिया 900, एंड यू गेट द एक्चुअल शर्ट विच वॉज ऑफ ₹300। जो शर्ट 300 रुपए की थी, आप उसे खरीदते हैं 1800 रुपए में, क्योंकि उसमें ये सब प्राइस इंक्रीज इंक्लूड हो गए, और 1800 रुपए में खरीद के आप कहते हैं कि आपने ब्रांड की शर्ट पहनी है। और वो जो 300 रुपए की शर्ट थी, उसका एक्चुअल में बेनिफिट जो फार्मर को है, तो आप समझ ले 50 रुपीज, और वेवर्स को अराउंड 100 रुपीज, उसमें भी 200 रुपए जो प्रॉफिट है, दैट इज विद द ट्रेडर्स, होलसेल या रिटेलर। ठीक है, सो दैट इज हाउ अ शर्ट रीचेस, अ ब्रांडेड शर्ट रीचेस टू यू। तो जो हम बात कर रहे थे मार्केट एंड इक्वालिटी की, तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि क्या मार्केट बराबर है सबके लिए? नहीं, मार्केट सबके लिए बराबर नहीं है। इक्वालिटी इज द राइट ऑफ एवरीबडी, सबको बराबरी का हक है, लेकिन मार्केट सबके लिए इक्वल नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक रिच ट्रेडर, एक रिच बिजनेसमैन ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है, एक शॉपिंग मॉल का ओनर अपना उतना ही प्रॉफिट रख रहा है जितना उसकी इन्वेस्टमेंट है। 900 रुपया उसकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो अपना प्रॉफिट भी 900 रुपया रख रहा है। पर क्या एक वीकली मार्केट का ट्रेडर या एक नेबरहुड शॉप का ट्रेडर इतना प्रॉफिट मार्जिन रख सकता है? नो। सो मार्केट इज नॉट इक्वल फॉर ऑल। कंपनीज को छोड़ के आप अगर कंट्रीज की भी बात करें, तो कंट्रीज के लिए भी एक जैसी नहीं है। तभी तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को ले लीजिए, ठीक है, इकोनॉमिक फोरम्स को ले लीजिए, ये सब क्यों बनाएंगे? क्योंकि वर्ल्ड मार्केट भी सबके लिए बराबर नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज को आप देखें, जो
विकसित देश हैं या विकासशील देश है, उन दोनों के बीच में, और जो अभी विकास करने की राह पर हैं, उन सब के लिए वर्ल्ड मार्केट इज अनइक्वल। जनरली मोनोपोली उनकी होती है जिनके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको टेलीकॉम कंपनी के एग्जाम्पल से लास्ट लेक्चर में दिया था, है ना, ठीक है। सो मार्केट इनइक्वालिटी जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हु आर द गेनर्स? गेनर्स आर द मल्टीनेशनल कंपनीज, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्हीं को उसमें फायदा होता है। फार्मर्स को या प्रोड्यूसर्स को या लोअर आप कहे स्मॉल ट्रेडर्स को बेनिफिट जो है वो मुश्किल से अपना जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उसी को रिवर्ट बैक कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन उनको ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। सो दैट इज अबाउट हाउ अ मार्केट रीच अस। और यहाँ पे बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 08 की। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 की, जहाँ पे बात हुई थी रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि एज अ कंज्यूमर आप भी उन्हीं प्रोडक्ट का कंजप्शन करें जो कि इको फ्रेंडली हो, जिसमें किसी भी तरह से इन्वायरमेंट को, बर्ड्स को, एनिमल्स को, किसी को भी हार्म ना हुआ हो। SDG 8 कहता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात, कि हर एक को डिसेंट वर्क मिले करने को और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सबकी। जैसा हमने कहा कि मार्केट इक्वल नहीं है सबके लिए, फार्मर्स को देखें, वेवर्स को देखें, उनके लिए बराबर नहीं है मार्केट। उन्हें 24-24 घंटे, उनको 20-20, 16-16 घंटे काम करना पड़ रहा है, उनके पास पैसे नहीं है उतने इन्वेस्टमेंट के लिए, उन्हें लोन लेना पड़ता है, उस लोन की रीपेमेंट के लिए उन्हें अपना जो प्रोड्यूस है या प्रोडक्ट है उसे बहुत कम दामों में बेचना पड़ता है। तो ना ही उनके पास डिसेंट वर्क है और ना ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सो दैट इज द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, कि सिर्फ रिच को रिचर नहीं बनाना है, जो लोअर तबके के लोग हैं, जो लोअर स्ट्रेटा पे इकोनॉमी की आप कहें इकोनॉमिक के एरिया पे जो लोअर लेवल पे पाए जाते हैं उनको भी ऊपर बढ़ाना है। सो दैट इज द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ 08, दैट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो किस तरह से कर सकते हैं? एज अ कंज्यूमर हम भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट, अगर हम ब्रांडिंग की तरफ ना जाते हुए सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदे ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, सिर्फ हम प्रोडक्ट को उसके क्वालिटी के बेस पे खरीदे, ये ना देखें कि ये इस ब्रांड का तो उसे परचेज करें। कोशिश करें कि अपने देश के प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें जो लोकल में आपके लोकल ट्रेडर्स हैं जो चीज़ें बनाते हैं उनसे वो सामान खरीदा जाए, और वो सामान खरीदा जाए जिससे बनाने में किसी भी तरह से चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल ना हो, एनिमल्स को हार्म ना हो, इन्वायरमेंट को हार्म ना हो, ठीक है। तो अपने लेवल पर हम इतना सा चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर, दैट इज मार्केट अ शर्ट इन द मार्केट। इसके साथ ही हमारा जो क्लास 7 की NCERT है वो कंप्लीट होती है। चैप्टर 9 चैप्टर 1 के साथ ही हमने कंप्लीट कर लिया था, दैट इज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की NCERT। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नए लेक्चर में, टेक केयर।